Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ दोस्तों, जैसा आपको पता है डेली बेसिस पे हम एक मैप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। तो आज वो सब कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे, सीधा बजट का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल का दिन हमारे सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कल 23 जुलाई को बजट रिलीज़ हो चुका है और ये हमारा फुल बजट है। इससे पहले जो बजट रिलीज़ हुआ था फरवरी के महीने में इसी साल, वो हमारा इंतरिम बजट था। दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है वो भी आपको समझ में आएगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि काफ़ी सारे वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। आपने वैसे हज़ारों वीडियोस देख लिए होंगे इन बजट डिस्कशन के ऊपर में, ऑलरेडी कई सारे वीडियोस लगातार अपलोड होते चले जा रहे हैं। बट मेरा काम है यहाँ पे कि मैं हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, आपको पता चले कि हाँ ये है बजट, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ऐसे मैं पढ़ सकता हूँ। और क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर लोग वही हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए हर एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी यहाँ पे कवर करना मेरे लिए ज़रूरी है दोस्तों। इस वजह से कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कल के वीडियोस में, सर बजट का वीडियो लेकर आइए। तो अगर मैं कल ही लेकर आता तो इतना सारा प्रिपरेशन या इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर नहीं हो पाती, जल्दबाजी का काम हो जाता वो, है ना। अब क्योंकि आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आप देख ही सकते हो, पूरा अखबार पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट वाले पेज तक केवल और केवल बजट रिलेटेड आर्टिकल से भरा हुआ है ना। तो इसी का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में, यानी जो बजट डिस्कशन चलेगा, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वही सबसे अहम हिस्सा है। और वो हिस्सा अगर आपने छोड़ दिया तो समझना फिर बजट का कोई फ़ायदा नहीं। या चाहो तो आप पहले लास्ट वाला पोर्शन भी उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो चीज़ें कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट का सबसे अहम हिस्सा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, और वही पॉइंट आपका क्लैरिटी बनाएगा कि हाँ बजट एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो ये जो बजट है ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड आया दोस्तों एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है बगट, वहीं से ये वर्ड लिया गया। और पता है बगट का एक मतलब है, मतलब क्या है, लेदर का ब्रीफ केस। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बजट को प्रस्तुत किया जाता था लंबे समय तक ऐसे ही लेदर के ब्रीफ केस में, और यही वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम भी यूज़ कर रहे थे लंबे समय से। हम भी दोस्तों इसी प्रकार के ब्रीफ केस में बजट कह सकते हैं इंट्रोड्यूस क्या करते थे। ऐसे ब्रीफ केस में बजट के पेपर्स होते हैं, उसके बाद जाके हमारा फाइनेंस मिनिस्टर वो सब जो स्पीच वगैरह वो सब पढ़ते हैं, है ना। फिर एक और प्रश्न आपसे बन सकता है, जो ये भारत का पूरा लेदर का ब्रीफ केस था जिसमें हम यहाँ पे बजट प्रेजेंट क्या करते थे, ये खुद एक कॉपी था ग्लैडस्टोन बैग का। ग्लैडस्टोन बैग ये वाला बैग है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स बजट में यूज़ किया करते थे, ब्रिटिश बजट में इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको समझ में आया। तो शुरुआत आपने बिल्कुल बेसिक से करनी है। अब बात यहाँ पे आती है भारत में बजट की जर्नी किस प्रकार से रही है। दोस्तों यहाँ पे देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद, इन दोनों ही समय पर बजट सबसे पहली बार कब कब रिलीज़ हुआ ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ देश की आज़ादी के बाद। अब 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसी समय पर जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, भारत के पहले वित्त मंत्री, जिनका नाम है आर.के. शनमुगम चेट्टी साहब, इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का जो लेदर ब्रीफकेस है इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट है वो प्रेजेंट किया था। तो क्वेश्चन बने भारत का पहला बजट कब आया, वो आया 1947 में। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, 1970 से लेकर 2019 के बीच में जो इंतरिम बजट है, जो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब इसी प्रकार से ब्रीफ केस, या आप देख पा रहे हो लेदर का ब्रीफ केस जो बुगेट वर्ड से लिया गया है, इसी ब्रीफ केस के अंदर ही दोस्तों बजट को प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन इसकी जो चेंजेस हैं वो कब शुरू हुई दोस्तों, 2019 और 20 में। तो 2019-20 में हमने डिसाइड किया कि जो ये कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की देन है, ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसको हटाया जाए और इसकी जगह बजट को हम अब प्रस्तुत करेंगे बही खाता में।
तो बही खाता ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार का बही खाता इस्तेमाल किया जाने लगा, इसी में बजट के पेपर्स रखे जाने लगे और अब ऐसे ही यहाँ पे बजट प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। पहले क्या कॉन्सेप्ट था बजट का प्रेजेंट करने का, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज कर दिया गया। और 2021 वाला जो साल है वो हमारा पहला एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर देखने को मिला जब बजट पूरी तरह से पेपरलेस था। ठीक है, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था और बजट की सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सारी की सारी पॉइंट्स मैं आपको वेबसाइट से ही पढ़ाने वाला हूं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। चलिए, ये आपको बेसिक समझ में आए। अब एक और सवाल आता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बजट जो है ये संविधान में कहाँ पर डिफाइन करा गया है, तो कैसे उसका जवाब देना है। उसका जवाब देने का तरीका अलग है दोस्तों। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल नंबर 112 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए संविधान में बजट टर्म कहाँ पर है और बजट कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ये तो बता दो कि ठीक है आर्टिकल 112 में है, वहीं पर बजट के बारे में लिखा गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, बजट के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है ना बजट, ये हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसको नोट कर लेना। मैं कहूंगा आप लोगों से, जोर दूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले मेरे साथ में बजट का। ठीक है, अब ये टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखा गया है, उसकी जगह हम यूज करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बजट ना यूज करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये वाला टर्म यूज करते हैं हम आर्टिकल नंबर 112 में। क्लियर। अब बात आती है पार्लियामेंट में जब बजट आता है दोस्तों, तो ये 6 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। वो 6 स्टेजेस यहाँ पर हैं, जैसे बजट का प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर डिपार्टमेंट कमिटीज उसके ऊपर एक बार रिव्यू करेंगी, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, फिर पासिंग ऑन अप्रोप्रिएशन बिल, देन पासिंग ऑन फाइनेंस बिल। मतलब ये 6 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से गुजरता है। इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान जो सबसे ज़्यादा रखने की जरूरत है वो ये वाला पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 2 लाइन है ना, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो हमने ये सारी चीज़ तो समझ लिया, अब ये बताओ बजट तैयार कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बजट की प्रिपरेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है हमारे बजट डिवीजन के पास में। किसके पास में? बजट डिवीजन के पास में, ये वर्ड है। और ध्यान रखिए, बजट डिवीजन जो है ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हिस्सा है और ये डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का हिस्सा है। कहोगे ये क्या मतलब है? मतलब यह है कि मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए बजट कौन सा मंत्रालय पब्लिश करता है, कौन सा मिनिस्ट्री लेकर आता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए बजट कौन सा डिपार्टमेंट लेकर आता है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा डिवीजन लेकर आता है, तो बजट डिवीजन। तो बजट डिवीजन जो इस डिपार्टमेंट में आता है, ये डिपार्टमेंट इस मंत्रालय के अंडर में आता है। ये मिलकर यहाँ पे इसका पूरी तरह से प्रिपरेशन करते हैं। पहला बजट भारत का, स्पेशली इंडिपेंडेंट इंडिया का, देश की आज़ादी के बाद में 1947 में आया। ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब की बार आपने दोस्तों देखा 2024 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से पहले भी एक बजट आया था, क्योंकि जनरली होता क्या है, अब की बार आप थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे कि भाई 23 जुलाई को बजट आया है। हम तो हर साल 1 फरवरी को बजट पढ़ते हैं। 1 फरवरी को इसलिए आप पढ़ते हैं, उस समय पर सरकार कंटिन्यूस चल रही होती है। इस बार इलेक्शन हुए लोकसभा के। अब भाई इलेक्शन हुए तो इसलिए थोड़ा बेसिस पर, टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पे एक बजट आता है जिसको बोलते हैं इंतरिम बजट। ठीक है, अब ये पता थोड़ी ना भैया इलेक्शन के बाद ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई चीज़ें एक्सप्लेन थोड़ी ना है, पता थोड़ी ना है। मान लो दूसरी सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से बजट लेकर आएगी, है ना। इसलिए इलेक्शन तक समय के लिए एक टेम्पररी बजट बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंतरिम बजट। अब क्या हुआ, इंतरिम बजट हटकर सीधा ये जो फुल बजट है वो आ चुका है, क्योंकि सरकार बन चुकी है। अब ये वाली गवर्नमेंट अपना बजट लेकर आ रही है। अब नेक्स्ट ईयर से वापस से 1 फरवरी से बजट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंतरिम बजट और फुल बजट के बीच में फर्क क्या होता है ये समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इंतरिम बजट के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन फुल बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है, बट वहां पे बजट टर्म का यूज नहीं किया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया है। ठीक है, तो ये भी एक फर्क है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब चलिए 2-4 फैक्ट्स और हैं, फटाफट इसको ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे अपने रियल बजट की। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, भारत का पहला बजट कब आया, देश की आज़ादी के बाद 1947। लेकिन देश की आज़ादी से पहले सबसे पहला बजट कौन सा था, तो वो दोस्तों लाया गया था 7 अप्रैल 1860 में, 1860 में। ये हमारा प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट था और इसको प्रस्तुत करने वाले जेम्स विल्सन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये भी बात पता होगा बजट लाता कौन है, लाता डिपार्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें तो पता चल गई। पार्लियामेंट में कौन प्रस्तुत करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, है ना, जो वित्त मंत्री होते हैं। लेकिन इतिहास में 3 समय ऐसे भी हैं जब प्रधानमंत्री ने बजट को प्रेजेंट किया है, और वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और साथ ही साथ में राजीव गांधी जी। ये आपको इकलौते प्राइम मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, अदरवाइज बजट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। फिर एक और सवाल आपसे बन सकता है, बताइए सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रिलीज़ किया है? तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे अभी तक मोरारजी देसाई जी के पास में है। सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं, 10 बार ये प्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, इनके बाद कई सारे और भी लोग हैं जिन्होंने 7 बार किया है, फिर 5 बार भी किया है। तो अभी हम बात करें वैसे निर्मला सीतारमण जी की, तो निर्मला सीतारमण जी भी अगर ये सब मिला दें, आज का बजट भी मिला दें, तो लगभग 7 बार ये बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं, तो करीबन पास में आ चुकी हैं। और अगर मान लो ये 5 साल तक, जो 5 साल की सरकार चलेगी, इस 5 साल में ये फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर रहती हैं लगातार, तो ये मोरारजी देसाई जी वाला रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन अभी के लिए आगे का कुछ नहीं पता है, तो रिकॉर्ड यही है, ध्यान रखना, 10 बार सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने वाले मोरारजी देसाई साहब हैं। देन आपको एक बात पता होगा, जब बजट पूरी तरह से रेडी हो जाता है, बजट कोई अकेला फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के थोड़ी ना लिखता है, उनके साथ कई सारे और भी लोग हैं जिनको इकोनॉमी की फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सब मिलकर यहाँ पर ये बजट लिखते हैं। और सब मिलकर जब ये बजट लिखते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो जब प्रिंटिंग की बात आती है ना, तो बजट तैयार होने के बाद में एक हलवा सेरेमनी किया जाता है। याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था आज से कुछ दिनों पहले जब ये सेरेमनी हुआ। तो हलवा सेरेमनी में एक बड़ी सी कढ़ाई में इस तरीके से हलवा बनेगा, उसको फाइनेंस मिनिस्टर सभी लोगों को परोसेंगी, है ना, क्योंकि बजट तैयार हो चुका है, अब उसकी प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए, हलवा सेरेमनी के बाद जितने भी ये लोग बजट को प्रेजेंट करने में लगे हुए होते हैं, इन सबको उसी ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब ले लिए जाते हैं, फैमिली से सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। ठीक है, जब तक बजट अनाउंस नहीं हो जाता पार्लियामेंट में, तब तक ये सब वहीं पर बंद रहते हैं, उसी पर्टिकुलर बेसमेंट में जहाँ पर यह हलवा सेरेमनी चलता है। कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि बजट लीक ना हो जाए। तो कहोगे बजट लीक हो जाता है? हाँ, हो जाता है, और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इससे। क्या आज तक हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी ध्यान रखिए, यूनियन बजट एक बार लीक हुआ है, लगभग 1950 में। 1950 में बजट ये लीक हुआ। उस समय तक जो बजट है वो राष्ट्रपति भवन में प्रिंट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही लीक हुआ दोस्तों, उसके बाद ये जितना भी प्रिंटिंग प्रेस था, ये सब न्यू दिल्ली के अंदर मिंटो रोड में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। फिर समय के साथ में 1980 में भारत सरकार का जो ये पूरा प्रेस है, गवर्नमेंट प्रेस जो है, इसको सेटअप कर दिया गया नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में, और तब से आज तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही बजट का प्रिंटिंग वाला जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। वहीं पे सब लोगों को बंद करके रखा भी जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। एक और सवाल बन सकता है, भाई बजट की जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देते हैं, तो यहाँ पे सबसे लंबी स्पीच अभी तक की किसकी है? तो सबसे लंबी स्पीच हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की, जब उस समय पर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने यहाँ पर डिलीवर किया। तो 1991 का समय था ये, जब एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आए गए थे। तो 1991 में सबसे बड़ी बजट स्पीच इन्होंने दी थी इन टर्म्स ऑफ वर्ड के मामले में दोस्तों। एक होता है घंटों के हिसाब से स्पीच देना, एक होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया होगा। तो 1991 में सबसे ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, और लगभग 18,650 वर्ड्स की यह स्पीच थी। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम देखें सबसे लंबी स्पीच घंटों के हिसाब से, तो घंटों के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच दी है, लगभग 2.42 आवर्स, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा की स्पीच यहाँ पर दी गई थी। ये कब दी गई थी? 2020 में, जब ये बजट प्रेजेंट किया गया, कोविड के समय की बात है। फिर एक और बात, अब आप देखते होंगे, जैसे कल आपने देखा होगा सुबह 11 बजे से ही सब जगह से लाइव चल गया था बजट का, जब पूरा डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि 11 बजे पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट हो जाता है। शाम तक तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल हो जाती है, वीडियोज़ अवेलेबल हो जाती हैं सभी जगह की। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था दोस्तों। 1999 तक जो हमारा ये बजट है, इसको शाम 5 बजे अनाउंस किया करते थे, और स्पेशली फरवरी के लास्ट डे पर। जैसे इस बार थोड़ा स्पेशल चीज़ है, ये 2024 के इलेक्शन जो है, इसकी वजह से ये बजट 24 जुलाई को आया है, नॉर्मली 1 फरवरी को आता है। लेकिन दोस्तों 1999 से पहले क्या होता था, बजट फरवरी में लास्ट वर्किंग डे में आता था, और लगभग शाम को 5 बजे लाया जाता था। लेकिन जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं यशवंत सिन्हा साहब, इन्होंने ये टाइम चेंज किया, और टाइम चेंज करके यहाँ पर ये 11 बजे किया, तब से मॉर्निंग में 11 बजे ये बजट लाया जाता है। ठीक है,
फिर एक बात और है जो ध्यान रखना है, 2017 से पहले एक और बड़ा चेंज हुआ करता था। 2017 से पहले रेलवे का बजट अलग हुआ करता था और हमारा ये यूनियन बजट अलग हुआ करता था, दोनों को अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 में दोस्तों इन दोनों ही बजट को आपस में मर्ज कर दिया गया, तब से रेलवे बजट, यूनियन बजट सब साथ में आते हैं, ठीक है। फिर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2021 में पहला पेपरलेस बजट को भी प्रेजेंट करती हैं। ये कोविड-19 की वजह से फर्स्ट पेपरलेस बजट भारत के इतिहास में रिलीज हुआ था 1 फरवरी 2021 में। तो ये बजट को लेकर आपके सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए, बाकी ये बता ही चुका हूँ मैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पहली महिला जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया तो वो थी यहाँ पर इंदिरा गांधी जी। तो इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं जिन्होंने इस प्रकार का बजट प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी दोस्तों डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है बजट का, लेकिन उससे पहले ये कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको दिमाग में बैठाना होगा आपको। अब आता है हमारा आज का बजट 2024-25 का, ठीक है। ये आपको सामने देखने को मिलेगा बजट का फ्रंट पेज, जुलाई 2024। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ मंत्रालय कौन सा है और उसके साथ जब डिवीजन पूछा जाएगा तो ये डिवीजन कौन सा है। तो दोस्तों ये है हमारे बजट का सबसे पहला पेज, रोड मैप फॉर आवर परस्यूट ऑफ विकसित भारत। तो इस बजट में सबसे पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि भाई हम 4 चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, और वो 4 चीज़ क्या है? गरीब, महिलाएं, युवा और साथ ही साथ में हमारे अन्नदाता यानी फार्मर्स। इन चारों को भी स्पेशल फोकस में रखा गया है इस बजट के अंदर। लेकिन यहीं पर पहले एक और चीज़ है, उसको भी ध्यान रखो। बजट यार होता क्या है? देखो, बजट हर कोई व्यक्ति तैयार करता है, आपकी फैमिली में तैयार करते होंगे फादर, सभी लोग यहाँ पर रेडी करते हैं। रेडी ये करते हैं, बजट बेसिकली आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग है कि भाई यहाँ पर मेरी अगर इतनी सैलरी है, मेरी अगर मान लो 50,000 रुपये सैलरी है, तो मुझे वो पैसा कैसे कैसे खर्च करना है ना। बच्चों के एजुकेशन में इतना जाएगा, या कह सकते हैं बिल का इतना जाएगा, राशन का इतना जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरा बजट तैयार कर लिया। तो ये जो प्लानिंग होती है आगे कि हाँ इतना पैसा मुझे इतनी चीज़ों के लिए देना है, वो प्लानिंग होती है। अब जब सरकार बजट तय करती है तो बड़े लेवल पर, यहाँ पे बात आती है हज़ारों करोड़ रुपए की। भाई यहाँ पर इतना पैसा देना है, एजुकेशन में इतना देना है, एग्रीकल्चर में इतना देना है, इंडस्ट्रीज़ के लिए इतना देना है, स्कीम के लिए इतना देना है। तो इस प्रकार की प्लानिंग करना वो कहलाता है यहाँ पर बजट, ठीक है। तो 4 चीज़ों पर आपकी बार स्पेशल फोकस है। लेकिन बजट का थीम क्या है? थीम है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, दूसरा है स्किल्स प्रोवाइड करवाना, तीसरा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे मोटे जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना, उसके अलावा मिडिल क्लास। इन 4 चीज़ों पे फोकस करके यहाँ पर बजट पूरी तरह से रेडी किया गया है। चलिए अब बजट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी है दोस्तों एग्रीकल्चर के ऊपर में। अब एग्रीकल्चर में फोकस रखा गया है कि हम अपने पूरे एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, है ना। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कोई ऐसी एग्रीकल्चर के अंदर में वैरायटीज़ हम बनाएंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी फसल सही से नहीं उग पा रही है, तो ऐसी फसल को डेवलप करना जो ऐसे कंडीशन में उग सकें। तो एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान रखा गया है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जितने भी ऑयल सीड हैं जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसमम है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इन सब सीड्स को हम खुद से यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे अपने देश में, ठीक है। तो दूसरा फोकस रखा गया है ये। तीसरा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, हम अपने कोऑपरेटिव सेक्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे, जैसे अमूल सेक्टर वगैरह हो गया, है ना, इनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला गया है। फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन पे रखा गया है फोकस, यानी जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो वेजिटेबल सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं, है ना, तो उनका ग्रोथ करना, ये फोकस रखा गया है बजट में। नई नई जो वेराइटीज़ हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। 109 न्यू हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ को यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हैं। ये सब रिलीज़ किए जाएंगे जो हमारे फार्मर्स उगाएंगे। ऐसी वेराइटीज़ जहाँ पे टेम्परेचर का कोई ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, गर्मी रहेगी फिर भी यहाँ पर फसल बढ़िया निकल कर आएगी। तो ये फोकस रखा गया है। फिर यहीं पर 3 स्पेशल चीज़ भी हैं आपकी, नेचुरल फार्मिंग, श्रिम्प प्रोडक्शन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि देखो नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ये बजट में बताया गया है। हमारी जो कंट्री है वो नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा सपोर्ट करेगी आने वाले कुछ सालों में, और लगभग यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी रिसोर्स सेंटर्स वगैरह हैं वो बनाए जाएंगे जहाँ पे हम फोकस करेंगे नेचुरल फार्मिंग पर। नेचुरल फार्मिंग जहाँ पे हम केमिकल्स या जो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक वगैरह हैं उनका कम इस्तेमाल कर रहे होंगे या ना इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। शिम्प प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो फिशरी सेक्टर है हमारा,
है ना। तो श्रिम्प प्रोडक्शन के श्रिम्प फार्मिंग को इम्प्रूव किया जाएगा, उसके लिए फिनांस प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि श्रिम्प ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। आपको पता होगा जो भारत है वो कई सारा श्रिम्प का प्रोडक्शन करता है और कई सारे कंट्रीज़ जो है भारत का श्रिम्प जो है वो परचेज करते हैं। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए ये डिजिटल इनोवेशन लेकर आया जा रहा है, उनके लैंड्स के लिए लेकर आया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो जन समर्थ है ना, ये किसान क्रेडिट कार्ड के बेस्ड पे ये फीचर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं जो एग्रीकल्चर पे ध्यान रखने वाले हैं अब की बार के हमारे बजट में। देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज चलाया गया है और इस पैकेज में 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जहाँ पर हम रोज़गारी पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पर। तो ये 5 स्कीम्स लेकर आ रहे हैं और 5 स्कीम में जो सबसे पहली स्कीम होने वाली है स्कीम ए, वो क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं यानी कि जो पहली बार यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इन जॉब सेक्टर में उतरेंगे तो उनको 1 मंथ का वेज प्रोवाइड करवाना, जितने भी नए लोग यहाँ पर आने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर में, है ना। और 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में उनको ये वेज प्रोवाइड करवाना अप टू 15,000 रुपीज़। और ऐसा बेनिफिट लगभग 210 लाख यूथ्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा स्कीम जो है यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में बहुत सारी जॉब क्रिएशन पर ध्यान रखेंगे। तीसरा है हम अपने एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट जो है, जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा भाई, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काटा जाएगा, कुछ यहाँ पे जहाँ पे रोज़गार उसको मिला हुआ है वो कंपनी वाले कुछ अमाउंट देंगे, उसके रिटायरमेंट तक कुछ फंड इकट्ठा किया जाएगा उसके लिए, है ना। तो ये फोकस रखा गया है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर भी हम बहुत सारी जो नौकरियाँ हैं वो जनरेट करने वाले हैं, 50 लाख के आसपास जॉब जनरेट करने वाले हैं। ये एक फोकस रखा गया है। फिर चौथा इसी में स्कीम है वो है आपका स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। मैंने बोला ना पीएम पैकेज में 5 स्कीम लेकर आई जा रही हैं जहाँ पे रोज़गार और स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो 3 तो मैंने आपको बताया ऊपर, आपका चौथा यहाँ पर यह है जहाँ पे फोकस किया गया है कि 20 लाख जो यूथ होने वाले हैं, नौजवान होने वाले हैं, इनको स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी आने वाले 5 सालों में। लगभग 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। फिर साथ ही साथ में कोर्स कंटेंट वगैरह रेडी किया जाएगा जहां पर हम स्किल्स सिखाएंगे। अगर उनके पास में स्किल्स होगी तो वो कहीं से भी इस प्रकार की बेस्ट नौकरी को गेन कर सकेंगे। लेकिन अगर स्किल ही नहीं होगी तो जॉब्स नहीं मिल पाएंगे, स्किल्स होंगी तो जॉब्स को वो आराम से गेन कर पाएंगे। तो उस पर एक स्पेशल फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो बढ़ाने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है। साथ ही साथ में जो लोन वगैरह हैं, है ना, वो यहाँ पर हम इम्प्रूव करने वाले हैं। लगभग 25,000 स्टूडेंट्स की हर साल यहाँ पर हेल्प की जाएगी, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरीके से लोन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर देंगे और ये फाइनेंशियल सपोर्ट 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर होगा हायर एजुकेशन के अंदर में। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में हर साल जो बच्चे होंगे उनको लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ई वाउचर दिए जाएंगे। तो ये एजुकेशन में भी लगातार सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। लेकिन ये केवल पीएम पैकेज की 4 स्कीम हुई। 5वीं कौन सी है, 5th स्कीम कौन सी है, क्योंकि हमने 4 तो डिस्कस कर लिए ऊपर। 5वीं दोस्तों यह है जहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी 500 टॉप कंपनीज़ के अंदर में। लगभग 1 करोड़ जो हमारे युवा हैं इनको 5 साल में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। जो देश की टॉप 500 कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनको अलाउंस भी मिलेगा 5,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है। फिर उसके अलावा 1 टाइम असिस्टेंस भी मिलेगा 6,000 रुपये का। ये सब दिया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के माध्यम से, जो हमारे कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज जनरेट करते हैं। तो ये एक स्पेशल फोकस होने वाला है। तो पीएम पैकेज के इन 5 स्कीम में ये सारे एस्पेक्ट हुए। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पर भी स्पेशल फोकस किया गया है। यहाँ पे फोकस किया गया है जो हमारे ईस्टर्न पार्ट्स हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम बहुत सारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के लिए अवसर हैं, वो जनरेट करने वाले हैं, है ना। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो फंड है दोस्तों, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड जो है वो स्कीम्स में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहाँ पे महिलाओं को और गर्ल्स को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी कवर किया गया है। उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा। लगभग ये जो स्कीम है ये 63,000 गाँव को कवर करने वाली है, जहाँ पे 5 करोड़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्कीम के।
फिर लगभग यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं इंडिया पोस्ट बैंक सिस्टम की वो बनाने वाले हैं। और ये सेटअप कहाँ पे की जाएंगी? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी यहाँ पर दोस्तों जो डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत वीक है। तो 100 ब्रांचेस इस प्रकार के बैंक की वहाँ पर सेटअप की जाएंगी। हाँ, अब एक और बात आती है यार, हम लोग ये सोच रहे थे कि अब की बार बजट में क्या होगा, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों पहले आर्टिकल ये पढ़ रहे थे और कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश और बिहार अब की बार सरकार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता है ना, बिहार से जो यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू हैं, इनके योगदान की वजह से ही सरकार चल रही है, क्योंकि अब की बार बीजेपी को कम सीट मिली थी, याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश और बिहार ने लंबे समय से एक कह सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या स्पेशल पैकेज की मांग की है कि भैया हमको इतना अमाउंट चाहिए अपने राज्य के लिए, वो खर्चना है हमें। तो हम सोच रहे थे यार कि अभी तक तो दिया नहीं है सरकार ने, लेकिन बजट में दे सकते हैं। तो बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पे स्पेशल फोकस किया गया है, लेकिन ध्यान रखिए कोई डायरेक्ट स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल पैकेज नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली एक बड़ा सपोर्ट मिला है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे बोला है 15,000 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए थे 2014 में। तो उनका जो मेन कैपिटल हैदराबाद हुआ करता था वो तेलंगाना के साथ चला गया। आंध्र प्रदेश की अपनी कैपिटल भी नहीं है, तो कैपिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए। 15,000 करोड़ रुपए अरेंज किए जाएंगे 2025 में, यानी आने वाले एक साल में ये पैसा दिया जाने वाला है, इसी साल दिया जाने वाला है। फिर आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको कंप्लीट किया जाएगा ताकि देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। फिर और भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर, पावर, रेलवे, रोड, ये इन सब चीज़ों के ऊपर काम होगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओरावकल नोड, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब के लिए पैसा खर्चा जाएगा दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ये हमने देखा बजट में। और यहीं पर बिहार को क्या क्या मिल रहा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे थोड़ी आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी स्पेशल फोकस किया गया है, जो स्पेशली हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, छोटे छोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए क्रेडिट का नया सिस्टम लेकर आया गया है। जो मुद्रा लोन के तहत उनको लोन दिया जाता है, उस लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 10 लाख रुपए लोन मिल जाता था, अब वो 20 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। और उधारी का सपोर्ट बढ़ा दिया गया है एमएसएमईज़ में, स्पेशली जब वो कोई स्ट्रेस से गुजरेंगे, जैसे कोविड-19 का समय था तो उस समय इस इंडस्ट्री को झटका लगा। तो ऐसे कभी भी कोई ऐसा बड़ा स्ट्रेस आएगा तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा इन एमएसएमईज़ को, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये मैं स्कीम एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। हाँ, फिर बात आती है यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की। शहर में जब विकास की बात आती है दोस्तों, तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या करेगी, क्या बोला गया है बजट में। तो सबसे पहली चीज़ स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी क्या है? यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप परचेज़ करते हो, तो जब भी यहाँ पर वेमेन के थ्रू जब परचेज़ की जाएंगी तो उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो लोअर यानी कि कम पैसे में हो जाएगा। फिर स्ट्रीट मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे हम एक स्ट्रीट मार्केट पे ध्यान रखने वाला है। स्ट्रीट फूड्स जो है वो हब यहाँ पे बनाने वाले हैं सेलेक्टेड सिटीज़ के अंदर में। फिर ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट होने वाला है, यानी कि 14 बड़े बड़े शहर को चुना जाएगा जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट होगा। फिर बात आ रही है वाटर मैनेजमेंट की, जहाँ पे वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 100 बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, तो ये काम होने वाला है अर्बन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। फिर हाउसिंग नीड्स की जब बात आती है, अब दोस्तों हाउसिंग नीड्स का कॉन्सेप्ट क्या है इसको सुनिए। यहाँ पे बात हो रही है पीएम आवास योजना की। अब पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 देखने को मिलेगा, जहाँ पे फोकस किया जा रहा है 1 करोड़ जो अर्बन पुअर है, शहर में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इनको यहाँ पर दोस्तों फोकस मिलेगा, इनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। 10 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है इन सभी लोगों के लिए। तो 10 लाख करोड़ रुपए ऐसी कैटेगरी में खर्चे जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसी बजट में एनर्जी और सिक्योरिटी के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखा गया है। एनर्जी सिक्योरिटी में जैसे हम न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह लगाने वाले हैं, स्पेशली छोटे प्लांट्स, और भारत स्मॉल रिएक्टर को हम सेटअप करेंगे। नई टेक्नोलॉजी के साथ में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स लगाएंगे, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा मिल पाएगी देश में। जब ज़्यादा मिल पाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो सस्ती हो पाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज के लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कई सारे जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लेने वाले हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी और भेल के बीच में। इन दोनों को यहाँ पर काम दिया जाएगा कि वो ऐसे 800 मेगावाट तक के कमर्शियल प्लांट को सेटअप कर सके, जिससे यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा और सस्ते वे में यहाँ पर जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जा सकेगी। फिर यहीं पर एक योजना भी है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना।
जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, 1 करोड़ घर जो हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। लगभग 300 यूनिट्स हर महीने तक यहाँ पर ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस इतनी बिजली के। उसके अलावा 1.28 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है प्लस 14 लाख एप्लीकेशंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे इस योजना के तहत। तो ये भी एक स्पेशल फोकस होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो बोला जा रहा है 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। ठीक है, जो भी यहाँ पर रोड्स डेवलपमेंट करना, बिल्डिंग्स बनानी है, उन सब के लिए ये पैसा खर्च जाएगा। ये हमारे जीडीपी का 3.4% है, ध्यान रखिए। टोटल इकॉनमी का 3.4% खर्च जाएगा, इतना अमाउंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च जाएंगे, स्टेट्स को दिए जाएंगे एज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन होगा दोस्तों। ये यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा ताकि यहाँ पर रिसोर्स को स्टेट्स को सपोर्ट किया जा सके। उसके अलावा इसी तरीके से जो हमारे रूरल हैबिटेशंस हैं, शहरों के अंदर में घर हैं, शहरों के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह हैं, तो वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, वो भी फोकस रहने वाला है। कैसा भी मौसम रहे लेकिन प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बने रहे। कई बार ऐसा होता है ना, कनेक्टिविटी इतनी बेकार होती है, बारिश वगैरह हो गई, रोड्स वगैरह ख़राब हो गई तो कनेक्टिविटी बेकार हो जाती है उन शहरों से, गाँवों से स्पेशली। तो उन रूरल एरियाज़ पे भी एक स्पेशल फोकस होने वाला है, ध्यान रखेंगे उसके ऊपर। फिर ये चीज़ मुझे थोड़ा सही लगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर में। 11,500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च जाएंगे। कैसे प्रोजेक्ट पर? जैसे कोसी मेची प्रोजेक्ट है ना, एक इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, वैसे प्रकार के। प्लस यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट, ये मुझे सही लगा। असम की बात कोई नहीं कर रहा है, असम से रिसोर्सेज निकालना सब चाहते हैं क्योंकि असम के पास में रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल हैं। लेकिन हर साल जून के महीने में असम में बाढ़ जो आती है उससे कितने लोग पीड़ित हैं, अब की बार क्या हाल हुआ है, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। तो यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा असम के लिए, उसके अलावा सिक्किम के लिए, देन उसके बाद उत्तराखंड के लिए। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए भी सपोर्ट दिया जाने वाला है, उसके लिए भी कुछ हज़ारों करोड़ रुपए निकाले गए हैं, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा टूरिज्म भी आएगा, तो टूरिज्म पे भी एक स्पेशल फोकस किया गया है। अब टूरिज्म पे क्या फोकस रखा गया है? अब दोस्तों टूरिज्म में यहाँ पे विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाने वाला है, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया ना, उसी प्रकार से ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि लोग वहाँ पर आएंगे भी दोस्तों टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, जिससे उस एरिया की इकॉनमी डेवलप होगी, उसके लिए पैसा खर्चा जाएगा। उसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव इस्तेमाल किया गया राजगीर के लिए। राजगीर पर भी यहाँ पर एक स्पेशल फोकस करने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की जब बात होती है तो उसको एज अ टूरिस्ट सेंटर डेवलप करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ ही था, आपको पता होगा। उसके साथ साथ ओडिशा की जो ब्यूटी है, ओडिशा की जो सुंदरता है, टेम्पल, मॉन्यूमेंट, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप, उसके अलावा वहाँ के बीच, ये सब दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है। तो ओडिशा का एक स्पेशल फोकस, आपको पता है ओडिशा में बीजेपी की सरकार भी आई है और ओडिशा ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाया आपकी बार बीजेपी गवर्नमेंट को, तो उनके लिए असिस्टेंस यहाँ पर मिला है, रिटर्न में भी मिल रहा है। वहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा होगा और टूरिज्म से उस पर्टिकुलर एरिया की, ओडिशा की जो इकॉनमी है वो भी यहाँ पर ग्रो होगी। ठीक है, इतना ही नहीं, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर भी मेरा ध्यान था। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक स्पेशल फोकस होना चाहिए यार, क्योंकि किसी भी देश का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा तभी यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स में नए नए इनोवेशन हो सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फंड है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है थोड़े समय पहले, तो इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर रिसर्च इनोवेशंस को प्रमोट करने वाले हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट देने वाले हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा स्पेस इकोनॉमी के भी ऊपर ध्यान रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी अंतरिक्ष की इकॉनमी है स्पेशली, वहाँ पर जो वेंचर कैपिटल है 1,000 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक वेंचर कैपिटल फंड हम सेटअप करने वाले हैं, एक फंड बनाया जाएगा 1,000 करोड़ रुपीस का, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो स्पेस इकॉनमी को भी रखा गया है नज़र में। देन उसके बाद में कुछ और रिफॉर्म्स होने वाले हैं। अब ये कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है अर्बन और रूरल रिलेटेड जो एक्शंस लिए गए शहर और गांव के लिए। तो जो हमारा स्पेशली जो लैंड एरियाज़ हैं, जो ज़मीन है, उसके जो रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा, उसकी प्रॉपर तरीके से मैपिंग की जाएगी ताकि लैंड रजिस्ट्री वगैरह में कोई भी इशू ना है, प्रॉपर मैपिंग होगी, वो यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। खैर उसमें कुछ इतना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, आपको पता है नई पेंशन स्कीम जो है, यहाँ पे बोला गया ये स्कीम ऐसे ही चलने वाली है। और नई पेंशन स्कीम में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो इश्यूज़ होंगे, उनको एड्रेस किया जाएगा और जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलने वाली है इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत। क्लियर हो गया, ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें
तो ये चीज़ें कवर की गई हैं बजट में। अब एक बात और है, जो मेजर आइटम्स है, बड़े बड़े आइटम्स जिस पे एक्सपेंडिचर बड़े मात्रा में होगा, जिस पे खर्चा भयंकर होने वाला है, वो कौन कौन से आइटम्स है जरा उस पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो साल होगा हमारा आने वाला, जिसके लिए बजट तैयार किया गया है, डिफेंस के लिए, ध्यान से सुनना, हमारे डिफेंस के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे, ये बताया जा रहा है। तो डिफेंस के लिए इतना पैसा खर्च जाने वाला है। रूरल डेवलपमेंट के 2,65,808 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए 1,51,851 करोड़ रुपए। देन होम अफेयर्स में दिया जाएगा 1,50,983 करोड़ रुपए। एजुकेशन पे खर्चा जाएगा 1,25,638 करोड़ रुपए। आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर पे खर्चा जाएगा 1,16,342 करोड़ रुपए। हेल्थ के ऊपर खर्चेंगे 89,287 करोड़ रुपीस। एनर्जी के ऊपर खर्चेंगे 68,769 करोड़ रुपीस। सोशल वेलफेयर पर 56,501 एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर 47,559 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्रीज में खर्चा जाएगा। यही है हमारा बजट आने वाले साल में। ये सब सेक्टर्स के अंदर इतना इतना खर्चने वाले हैं। उतना ही नहीं, बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस पर्टिकुलर स्कीम में दोस्तों यहां पे खर्चेंगे इस साल हम 86,000 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर केवल 60,000 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगभग 1,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यहां पे दोस्तों 2,228 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, उसके लिए यहाँ पर 2,143 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पर स्पेशल फोकस रखा गया है, 6,903 करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं। सोलर पावर सेक्टर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। साथ ही साथ में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी आपकी स्कीम है, तो उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और जो लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए जाएंगे आइडिया स्कीम के अंडर में, तो इसके लिए यहाँ पर 3,849 करोड़ रुपीज़ रखा गया है। तो ये अलग अलग स्कीम्स के अंदर में इस तरीके से यह जो पैसा है वो खर्चा जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए इतना सारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, खर्चा होने वाला है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा इस साल वो कितना होगा, तो वो यहां से पता चलेगा दोस्तों। तो बजट में हम क्या देखते हैं, क्योंकि यही तो बात है कि जितना ये खर्चा होगा, अभी हम तक क्या पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, यहां सब में इतना इतना पैसा देने वाले हैं। लगभग बजट में टोटल कितना खर्चा होगा इस बार। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को जोड़ना पड़ता है। अब यहां से शुरू होता है मेन बजट। ध्यान सुनना, ये तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यह है मेन पॉइंट कि भाई यहां पे ये खर्चे चाहिए, तो खर्चों के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो पैसा आएगा हमारे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट से। ये क्या होता है ये बताऊंगा, फिर वो खर्चा क्या है ये बताऊंगा। तो दोस्तों एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये 2 प्रकार के खर्चे होंगे। जब हम लोग बात करें रेवेन्यू में, तो 2024-25 में आपकी बार 37 लाख करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं। ये जो वर्ड है ये लाख करोड़ में, तो 37 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 15 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। तो 37 और 15 जोड़ दो, टोटल 52 लाख करोड़ रुपए दोस्तों अब की बार हमारा ये बजट निकल कर आया है। कितना? 52 लाख करोड़ रुपीस का। समझ में आया? तो इन्हीं 52 लाख रुपीस को यहाँ पर बांट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में इतना, इस प्रोजेक्ट में इतना, इस इंडस्ट्री में इतना, इस इंडस्ट्री में इतना। ये होता है खर्चा। समझ गए? तो ये तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, ये तो पता चल गया। और पिछले साल से बजट में खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ये आप देख पाओगे 2023-24 में यहाँ पर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ था, बढ़ के 37 हो गया इस बार। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था लास्ट ईयर वो 12 लाख करोड़ था, ये बढ़कर 15 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इस खर्चे को करने के लिए कमाई कितनी होने वाली है, ये भी तो एक अंदाज़ा होगा, क्योंकि कमाई के बिना खर्चा होगा क्या? नहीं होगा। तो कमाई कैसी होगी? तो दोस्तों कमाई आप देखिए, रेवेन्यू रिसीट जो हमारा हो सकता है अभी इस साल, जो कमाई होगी रेवेन्यू रिसीट में, वो होगी हमारी 31 लाख करोड़ रुपए। आप ये देख रहे हो, खर्चा ज़्यादा है हमारा, एक्सपेंडिचर 37 लाख करोड़ रुपए और कमाई हमारी 31 लाख करोड़ होने वाली है, वो भी रेवेन्यू रिसीट से। फिर उसके बाद में कैपिटल रिसीट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी कमाई लगभग 16.9 लाख करोड़ रुपीस होगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा यहाँ पर कमाई है, लेकिन फिर भी अगर इस कमाई को टोटल कर दें तो कमाई दोस्तों यहाँ पे 47.9 या अप्रॉक्स यहाँ पे थोड़ा कर दें तो यहाँ पे 48 लाख करोड़ मान लो,
ठीक है, तो ये 48 लाख करोड़ रुपए की आपकी कमाई होने वाली है। लेकिन खर्चा मैंने कितना बताया था? खर्चा बताया था 52 लाख करोड़ रुपए का। 52 लाख करोड़ रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है। 52 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर टोटल खर्चा होने वाला है, जिसमें से 48 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 4 लाख करोड़ रुपए का निकल कर आ रहा है। अब ये 4 लाख करोड़ रुपए हमें कैसे मैनेज करने होंगे, कैसे करना होगा, इसी की तो प्लानिंग को कहते हैं बजट। समझ में आया? इसकी प्लानिंग को हम कहते हैं बजट। लेकिन अब ये तो मैंने चलो मोटा मोटा अमाउंट आपको बता दिया कि कमाई ये हो गई, खर्चे ये हो गए। दोस्तों सबसे रेलिवेंट पोर्शन, ये कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या, इनका मतलब क्या होता है? तो चलिए ये बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जानना होगा। एक पॉइंट और है, ज़रा कहाँ गया है, एक सेकंड को। ये तो बजट का बिल्कुल लास्ट पेज, इसलिए बोला तो मैंने लास्ट वाले पोर्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी टैक्स के बारे में पढ़ना ही बाकी है दोस्तों, टैक्स भी पढ़ाऊँगा, रुक जाओ अभी। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो मान लो यहाँ पे एक सरकार के पास जो रुपया आता है वो कई सारी जगह से आता है। सरकार की कमाई कई सारी जगह से होती है और सरकार के खर्चे भी कई सारी जगह पर होते हैं। तो कमाई और खर्चों की दोस्तों हमें बात करनी है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। और पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अपने रिसीट्स के बारे में कि सरकार की जो कमाई होती है, जो टोटल रिसीट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। दोस्तों रिसीट में आपके दो प्रकार की, दो तरीके से कमाई हो सकती है। एक है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा यहाँ पर है आपका कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क अलग अलग है। रेवेन्यू रिसीट जो है ना, ये सरकार की प्योर कमाई होती है। प्योर कमाई मतलब यहाँ पे कोई पैसा चुकाना नहीं है, कुछ जा नहीं रहा है सरकार का। यानी कि ये वो वाला रिसीट होता है जहाँ पे सरकार के जो एसेट हैं, एसेट मतलब समझ रहे हो, जो उसकी पूंजी है, ज़मीन है या जो भी उसका प्रोजेक्ट है, तो एसेट कहीं पर भी कम नहीं होगा उसका। ना ही सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, ना ही सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, ना ही कर्जा बढ़ेगा। ऐसा रिसीट होता है रेवेन्यू रिसीट। जबकि कैपिटल रिसीट ऐसा होता है जहाँ पे सरकार को कमा कर उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। अभी बताऊंगा, पहले एक पोर्शन कवर करते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया, जहाँ पे सरकार की प्योर कमाई है, कुछ देना नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसमें कैसी कमाई हो सकती है? अब रेवेन्यू रिसीट भी दोस्तों दो प्रकार से देखा जाएगा। एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। चाहो तो लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब दोस्तों जब बात आती है टैक्स रेवेन्यू की, तो टैक्स में भी दो प्रकार से टैक्स लगते हैं, हमेशा डिस्कस करता हूं मैं। टैक्स में एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में आपको पता है जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया। अब इनकम टैक्स जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसके हिसाब से यहाँ पे उससे टैक्स चार्ज किया जा रहा है ना। मतलब एक लिमिट सेट होती है फिलहाल के लिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे जितनी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपका जो टैक्स का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। मतलब टैक्स का परसेंटेज स्टेबल है, मतलब टैक्स आपको फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स हो गया एक आपका। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स तो रिसीव करिए, आपने पैसा कमाया, उसके बदले में सरकार को टैक्स दिया है, तो उस टैक्स को लेने में सरकार को घाटा हुआ नहीं, सरकार की प्योर कमाई है वो। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, अब इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई व्यक्ति पे करता है। डायरेक्ट टैक्स कोई जैसा आपका इनकम टैक्स है वो कोई व्यक्ति पे करता है, जिसके पास में अच्छी खासी अमाउंट है वो पे कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है। हर कोई मतलब चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। भाई उसने कोई एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उस पर जीएसटी लग गया, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास में। ये आपका टैक्स रेवेन्यू है। फिर दोस्तों होता है एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ज़रा ये समझिए। और यहाँ पे अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को तोड़ के देखें दोस्तों, तो ये भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका कमर्शियल रेवेन्यू, एक हो सकता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू जैसे सरकार की ही इंडियन रेलवेज है या नहीं है। अब आप रेलवे में घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, टिकट का पैसा खर्च कर रहे हो, वो टिकट का पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास गया, प्योर कमाई। ठीक है, उसके बदले में गवर्नमेंट का कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। तो कमर्शियल रेवेन्यू हो गया इंडियन, जैसे मैंने आपको बताया रेलवेज का। ऐसी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, नवरत्न वगैरह के बारे में सुना होगा। तो जो सरकारी कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट जो हुआ वो पैसा गवर्नमेंट का है। फिर ऐसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज देखने को मिलेंगे, दोनों को मिलाओगे तो वो कमाई है। अब कमाई में यहाँ पर आपने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, सरकारी स्कूल में पढ़ लिया, वो पैसा क्या गया? गवर्नमेंट के पास गया, है ना। फिर उसके बाद सरकारी कोर्ट में चले गए, उसके बाद वहाँ की फ़ीस जमा कर दी, तो वो सब रेवेन्यू क्या है? वो सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो एक तो फॉर्म हो गया टैक्स का, एक हो गया नॉन टैक्स का। तो सरकार के ये सब कमाई के जरिए हैं, रेवेन्यू रिसीट के स्पेशली।
ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया, जहाँ पे सरकार को कुछ देना नहीं पड़ रहा है, प्योर कमाई। कैपिटल रिसीट में सरकार की कमाई तो होती है, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ जाता है। या तो सरकार का एसेट कम होगा, या तो सरकार पे जिम्मेदारी बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, ये वाली कमाई करने के लिए। अच्छा कहोगे ऐसी कमाई, ये क्या होगा इसमें, चलो ये समझते हैं। अब दोस्तों मान लो गवर्नमेंट के पास में पैसा कम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जो हमारी सरकार है वो पैसे को बोरो करती है। क्या करती है, उधार लेती है। क्या करती है, बोरो करती है, उधार लेती है। अब बोरो किससे कर सकती है, अलग अलग बैंक बैठे हैं भाई, इंटरनेशनल बैंक बैठे हैं, है ना। AIIB बैंक का नाम आपने सुना होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया ऐसे बहुत सारे बैंक पड़े हुए हैं दोस्तों। अब ये जितने भी बैंक है वो बोरो कर पैसा दे सकते हैं हमको, ठीक है, हम बोरो कर लेंगे। लेकिन अगर हमने पैसा बोरो किया है, वो हमारी कमाई हो गई, जुड़ेगा कमाई में, नहीं जुड़ेगा, पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास में। लेकिन दोस्तों वो बोरो जो पैसा किया गया है, उसके बदले में पैसा चुकाना भी तो है आगे जाके। वो जब चुकाएंगे तो उस पर ब्याज भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ पे सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, बढ़ गई भैया, जिम्मेदारी बढ़ गई एक। तो ये आपकी कैपिटल रिसीट हो गया, बोरोइंग्स। और केवल बोरोइंग्स ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है यार, देखो आपने LIC का नाम सुना, एयर इंडिया का नाम सुना। अब एयर इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सरकारी कंपनी थी, सरकार ने यहाँ पर एयर इंडिया को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेचा। अब प्राइवेट सेक्टर को जब बेचा तो सरकार के पास पैसा आया, नहीं आया। तो सरकारी कंपनी को बेचा, कुछ यहाँ पर शेयर्स वगैरह बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, तो पैसा है सरकार के पास में। वो सरकार की कमाई हुई, नहीं हुई, कमाई हुई। लेकिन उसके बदले में अब एयर इंडिया बेचा तो उसका लैंड वगैरह जितना भी एरिया है वो सब चला गया, नहीं चला गया, एसेट कम हो गया गवर्नमेंट का। तो ये आपका कैपिटल रिसीट है। यानी कि कैपिटल रिसीट वो वाली कमाई है जहाँ पे कुछ ना कुछ जा रहा है, या तो एसेट कम होगा या यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन रेवेन्यू रिसीट प्योर कमाई, सीधा पैसा जेब में, समझ गए। तो ये तो हो गए दोस्तों कमाई के जरिए। अब आओ खर्चों के ऊपर में। ऐसे यहाँ पे आपको खर्चे भी पढ़ने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए मैं आपको ये बताता हूँ, ये और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब की बार हमारा सबसे ज़्यादा होगा, ये आप देख पाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। इसमें से जो अच्छा वाला एक्सपेंडिचर, अच्छा वाला जो खर्चा है दोस्तों, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहोगे अच्छा और गंदा खर्चा क्या होता है, खर्चा तो खर्चा है, अभी समझाता हूँ। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली यहाँ पर वो है जहाँ पे सरकार को वो पैसा सीधा खर्च करना ही है, देना ही है, उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे भाई गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे कई सारे लोग हैं, उनकी सैलरी हो गई, पेंशन्स हो गई, और भी कई सारे पैसे हो गए, तो ये सब एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। और ऐसे में 37 लाख करोड़ रुपए तो सीधा सैलरी वगैरह में जाने वाले हैं, समझ, मतलब ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। जैसे बिल्डिंग बना दी, अब बिल्डिंग जब बना दी दोस्तों, बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च किया, लेकिन बिल्डिंग हमारा एसेट तो तैयार हो गया ना। रोड बना दी, रोड तैयार हो गई, अब उसका जो बाकी का रोड एक बार बना दी तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस रोड का फर्दर आगे जितना ही मेंटेनेंस होगा, वो मेंटेनेंस रोड का पूरा करने के लिए वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, बार बार मेंटेनेंस का पैसा खर्चना, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे ही, इसलिए हम इसको वन टाइम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक समय का खर्चा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना, लेकिन पैसे लगाने के बाद बदले में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पर वो पैसा सीधा खर्च होता है और उसके बदले में कुछ नहीं मिलता गवर्नमेंट को। तो ये आपके दो प्रकार के एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो ये खर्चे होने वाले हैं और ये कमाई होने वाली है। बीच का हमने गैप लगा लिया, 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है ना, और उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये आखिरी टर्म आ गया, फिस्कल डेफिसिट। किसको बोलते हैं, वही कमाई खर्चे का हिसाब निकाल लो यार। भाई कमाई हो गई हमारी, जैसे मैंने बोला 48 लाख करोड़ रुपए सपोज, और ये हो गई 52 लाख करोड़ रुपए, खर्चा हो गया 52 लाख करोड़ रुपए का, तो कमाई से ज़्यादा तो खर्चे होंगे, ये हमें बजट में दिख रहा है। और कमाई से ज़्यादा अगर खर्चे होंगे तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट निकल कर आ रहा है 4 लाख करोड़ रुपए का, वो आपका फिस्कल डेफिसिट है, उसका अरेंजमेंट करो कहीं से। ये होती है बजट की प्लानिंग, समझ गए, क्लियर हो गया। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा दोस्तों। मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करो, 10,000 लाइक्स पहुँचाने हैं आपने आज को। चलिए अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर मान लो सरकार 1 रुपये भी कहीं से कमा रही है तो सरकार के पास में वो रुपए आते कहाँ से। देखो मान लो यहाँ पर 1 रुपया है तो उसमें 19% तो इनकम टैक्स से आता है। गवर्नमेंट के पास में पैसा आता कहाँ से, ध्यान रखिए, कितने कितने परसेंट कहाँ से आता है। अगर मान लो 1 रुपया सरकार के पास में आया तो उस 1 रुपये में 19% आया इनकम टैक्स से,
5% आए एक्साइज ड्यूटी से, 18% जीएसटी और दूसरे टैक्सेस से आता है, फिर 27% बोरोइंग करके या दूसरी लाइबिलिटीज से आता है, 9% नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, 1% नॉट डेट कैपिटल रिसीट से आता है, 4% अगेन दूसरे कस्टम ड्यूटी से आता है और 17% आपके कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। इन सब टैक्स से सरकार की कमाई होती है, इतने इतने परसेंट पैसा मिलता है। फिर उसके बाद यही पैसा जब कमाई में आ गया तो खर्चे कहाँ कहाँ पे होते हैं। सरकार का जितना भी खर्चा हो रहा है 4%, हर रुपए में से 4% तो सीधा यहाँ पर पेंशन में जा रहा है, 19% का केवल ब्याज पेमेंट कर रहे हैं वो, आप इमेजिन कीजिए 19% इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, 9% में दूसरे बाकी अन्य खर्चे हैं, 8% में जो जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, 9% में जो हमारे फिनांस कमीशन बीच में आ जाएगा, भैया बोलेगा भैया यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दो, तो 9% उसमें चला जाएगा। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% जाएगा, जहाँ पे केंद्र सरकार भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। फिर उसके बाद सब्सिडीज़ में दोस्तों 6% पैसा खर्च हो जाएगा, डिफेंस में 8% हो जाएगा, उसके अलावा टैक्स एंड ड्यूटीज़ में 21% हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए कि यहाँ पर पैसा अगर आया है तो जाएगा कहाँ कहाँ पे, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया। ये तो सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आते हैं आगे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट सब जान चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया था भाई क्या क्या आपकी बार होने वाला है। टैक्स प्रोपोजल्स क्या होने वाले हैं, आइए ज़रा समझते हैं। सरकार ने अब की बार बजट में ये बोला है कि जो हमारा पुराना वाला एक्ट है, कौन सा एक्ट है, रेव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो 1961 वाले इस पर्टिकुलर कानून को रिव्यू किया जाएगा जो बहुत पुराना है। उसके अलावा जो टीडीएस वगैरह सिस्टम है चैरिटीज, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जो टैक्स बेसिस को डीपनिंग करने की बात की है, जिससे काफ़ी लोग नाराज भी हुए। यानी कि सरकार का कहना है कि जो हमारे देश में इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं वो देने वाले बहुत कम हैं, तो उस इनकम टैक्स का बेस बढ़ाया जाए, ज़्यादा लोग इनकम टैक्स को पे करें, तो उसके ऊपर भी स्पेशल फोकस किया जाएगा इस बार। लेकिन उसके साथ साथ कई सारी जगह पर टैक्स में छूट भी दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे मेडिसिन, दवाइयों को अफोर्डेबल बनाया गया है। 3 कैंसर मेडिसिन है, कैंसर को ठीक करने वाली 3 दवाइयाँ हैं दोस्तों, वहाँ पे ये जो टैक्स है इस पर छूट दी गई, कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन वगैरह पे यहाँ पे जो टैक्सेस पहले बहुत ज़्यादा लगाया करते थे, तो मोबाइल इंडस्ट्री पे टैक्स कम करके 15% कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर में, इसको कम कर दी गई है, इसको कम करके 6% तक लेकर आ गए हैं। प्लैटिनम पर ये कस्टम ड्यूटी 6.54% हो चुकी है। फिर उसके अलावा जो हमारा मैंने बोला फिशरी सेक्टर है, तो फिशरी सेक्टर में भी यहाँ पर ये ड्यूटीज़ कम करके 5% कर दी गई है। और ऐसे यहाँ पर हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर है इसमें सपोर्ट किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल गुड्स होंगे जिससे हम लोग सोलर सेल या सोलर पैनल्स बना रहे हैं, उसमें छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद जो 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बहुत ज़रूरी मिनरल जैसे लिथियम वगैरह होता है ना, ये हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उस पर भी यहाँ पर फुल्ली तरीके से छूट दी गई है, तो ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को बूस्ट कर सकें। तो टैक्सेस को लेकर क्या सोच है आपकी बार और कहाँ कहाँ पर छूट मिल रही है वो आपको पता चला। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स प्रोपोजल्स यानी इनकम टैक्स वालों की। और इनकम टैक्स के साथ साथ अब की बार, अच्छा कल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने देखा होगा भाई, इधर स्पीच चल रही थी और शेयर मार्केट में जो क्रैश देखने को मिला बहुत खतरनाक था यार। शेयर मार्केट धड़ल्ले से गिर गया यार पूरा। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था, रीज़न यहाँ पर यह था कि गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट के अंदर में जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया है अब की बार। तो अब शेयर मार्केट जब भाई आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी में, तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हो, आपके लॉन्ग टर्म गेंस होते हैं या शॉर्ट टर्म गेंस होते हैं। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गेन होगा शेयर मार्केट में उस पर 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म जो गेन होगा दोस्तों उस पर पहले कम लगा करता था, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, 10 से शायद 12.5% कर दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो यहाँ पे आपका अमाउंट होगा उस पर ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे ये टैक्स आपका 12.5% हो गया है। बाकी अभी एंजल टैक्स लेकर आया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। एंजल टैक्स को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, याद होगा भाई, मैंने पढ़ाया था। एंजल टैक्स क्या होता है, मान लो कोई कंपनी आ रही है, उसको पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो बीच में कोई आकर इन्वेस्टर जो है एंजल इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं वो पैसा लगा देगा, उस पर टैक्स काटने की बात की गई, बाद में उसको समाप्त किया गया, एंजल टैक्स अबॉलिश हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो विदेशी कंपनी पे लगाते हैं हम, उसको कम कर दिया गया है, 40% से कम करके 35% के आसपास कर दिया गया है, ठीक है। बाकी अब की बार की जो नई टैक्स रिजीम है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि आपको पता होगा हम अपने देश में जो टैक्स की पर्टिकुलर पॉलिसीज़ हैं वो 2 पर्टिकुलर रिजीम को लेकर चलते हैं। एक आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक आपका न्यू टैक्स रिजीम है। तो नए वाले टैक्स रिजीम में चीज़ें थोड़ी सी और एक्सपैंड कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए है पर साल की, पर ईयर में 0 से 3 लाख रुपीज़ अगर आप कमा रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक भी है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा यार।
ध्यान रखना। और इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब इस 7 लाख रुपए पे भी और ऊपर 50,000 या 75,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। यानी कि 7.75 लाख रुपीज़ भी आप कमा रहे होंगे, 7,75,000 रुपये भी कमा रहे होंगे, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 7,75,000 रुपये से जैसे ही इनकम आपकी बढ़ जाएगी, आगे ऊपर पहुंच जाएगी, 10 लाख रुपये पहुंच जाएगी, तो उस 10 लाख रुपये पे टैक्स लगना शुरू होगा। अब वो कैसे लगेगा? उस 10 लाख रुपए में दोस्तों ऐसा नहीं है पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगने लगेगा, नहीं। उस 10 लाख रुपए में 0 से 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर वहीं पर 3 लाख रुपए से बाद जो आपके 3 से 7 लाख रुपए की कमाई है उस पर 5% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद 7 से 10 लाख रुपए तक की कमाई है 10% टैक्स लग जाएगा। 10 से 12 लाख रुपए और एक्स्ट्रा कमाए 15% लग जाएगा। 12 से 15 लाख और कमाए तो यहाँ पर 20% लग जाएगा। 15 लाख से और ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। अब 15 लाख से कितना भी आप कमाते रहो, जितना ज़्यादा कमाओगे उस पर 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जितना ज़्यादा कमाओगे और ज़्यादा कमाओगे और ज़्यादा कमाओगे तो 30% टैक्स लग के वो बढ़ता चला जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टैक्स रिजीम है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आई होप आपको ये जो टैक्स रिजीम है वो भी समझ में आ चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये था दोस्तों बजट का एनालिसिस। आई होप आपको बढ़िया क्लैरिटी मिली है। हर एक एस्पेक्ट मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की यार कोशिश की है। तो आसान लगा बजट पढ़ना या नहीं, बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक बार। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि बजट का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और केवल डिस्कशन ही मत लिखना, साथ ही साथ में ये भी बताना कि बजट कैसा लगा, आपकी बार का बजट कैसा आया है। बाकी कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी बचे हैं, एक आखिरी पेज बचा है, फटाफट इसको अभी एक्सप्लेन करके वीडियो को करते हैं समाप्त। तो अब की बार फोकस किया जाएगा कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम रखें। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि जो कमाई कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहा है, घाटा हो रहा है, उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया की जो अब की बार इकॉनमी है दोस्तों, जो जीडीपी है वो 8.2% से ग्रो कर सकती है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। 2024 में यहाँ पे ग्रो कर रही है। बाकी हमारा फोकस वैसे टोटल जीडीपी का देख पाओगे तो 6-7% के आसपास यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में आपकी बार यहाँ पर एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। प्लस जो एनपीएस वगैरह हैं वो दोस्तों अभी तक डिक्लाइन हुए हैं, मतलब ये चीज़ों में आपके बार असर देखने को मिला है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो घाटा कम हो रहा है, उसके अलावा जीडीपी बढ़ाने के फोकस किया जा रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। फिर एनपीएस जो है हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो यहाँ पर पैसा डूब जाता है, स्पेशली एनपीएस क्या होता है आपको पता है ना, बैंक जो है लोन देता है, फिर उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक की कमाई भी होती है। तो बैंक कभी कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत महंगे महंगे लोन देता है भरपूर मात्रा में। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा ले लिया, इंडस्ट्री लगाई, डूब गया, तो पैसा तो डूब गया ना, फिर वो आपका एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्च 2024 तक यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है, एनपीएस कम हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट के अंदर में यहाँ पर एक कमी आई है, ठीक है। यानी कि अगर कमाई खर्चों का गैप देखोगे दोस्तों तो वो कम हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 5.6% जीडीपी का रखेंगे ऐसा बोला जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। जीडीपी का से कम यहाँ पे रखा जा रहा है। वैसे इसको कम करके और बोला गया है कि 4.9% तक रखेंगे। हमारे जीडीपी का 4.9% तक फिस्कल डेफिसिट रखने की बात की गई है, यानी जो घाटा है स्पेशली वो हमारे देश को कम होगा। बाकी इन्फ्लेशन से लड़ने की बात की गई है ना। और इन्फ्लेशन लगातार थोड़ा थोड़ा काउंटर किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में 2020 में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर 2021, 22, 23 अभी काउंटर करने के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। बाकी आज के न्यूज़पेपर में देखोगे तो यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। भैया नीतीश कुमार जी खुश हैं कि भाई 58,900 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिहार को ये अमाउंट दिया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो भी खुश हैं। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मिला है, ताकि वो यहाँ पर अमरावती को पूरी तरह से डेवलप करेंगे, है ना। और पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, वो कम करके 6% कर दी गई है ना। 6% तक लेकर आ चुके हैं, वो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। पूरे न्यूज़पेपर पर देखोगे तो वही कहानी चल रही है, ठीक है। आज तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही सब डिस्कशंस यहाँ पर करे गए हैं। साथ ही साथ में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिससे जो हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। जो कंपनीज स्पेशली घाटे में चली जाती हैं उनके लिए यहाँ पर एक बजट लाया गया है, स्पेशली टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहाँ पे हम अपने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएलटी बनाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे, जहाँ पे कंपनीज़ के केसेस, जहाँ पे कंपनी घाटे में चली जाती है उनके केसेस देखे जाते हैं। तो ऐसे ट्राइब्यूनल्स को एक्सपांड करने वाले हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ना। तो 5 नई स्कीम चलाई गई हैं जॉब क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए, जिसमें यहाँ पर बोला गया है ना। जैसे मैंने बोला था ना पीएम पैकेज, इसमें 5 स्कीम्स हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस की, तो 5 स्कीम्स के बारे में ये अलग से आर्टिकल छपा हुआ है। फिर ये भी डिस्कस किया 3 कैंसर की दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ऑफ कर रखी है, ये अभी हमने डिस्कशन किया है, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बाकी कितना कितना पैसा कौन कौन से सेक्टर में खर्चने वाले हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। जो हमारा बजट ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर दिया गया है
कि अगर आप टोटल ऐसा बजट निकालोगे तो यहाँ पे डिफेंस के ऊपर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फूड के ऊपर इतना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना, तो इतना इतना जो यहाँ पर खर्चा है वो हमारा होने वाला है, कॉमर्स इंडस्ट्री पे इतना, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज के न्यूज़पेपर में यही सब चीज़ें हैं, तो कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। बाकी जो हमारे एमएसएमईज़ हैं, मैंने आपको बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मुद्रा लोन के बारे में बताया। मुद्रा लोन की जो लिमिट है पहले 10 लाख रुपए थी, वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। एग्रीकल्चर को अब की बार इस सेक्टर में अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है ना। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अब की बार 1.52 लाख करोड़ रुपीस रखा है, तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक स्पेशल फोकस रखा गया है। वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। बाकी ये भी डिस्कस किया, 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, तो स्पेस सेक्टर के लिए पैसा है। एमजी नरेगा का जो एलोकेशन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम कर दिया गया है, वो यहाँ पर समझाया गया। डिफेंस फंड्स को देखोगे तो डिफेंस फंड्स दोस्तों यहाँ पर कम हुए हैं। जो एलोकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एलोकेशन जो नज़र आ रहा है वो है 6.22 लाख करोड़ रुपीज़ का, तो 6.22 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि वो डिफेंस सेक्टर का डेवलपमेंट करें। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी मेंशन किया है कि जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, जो स्पेशली बॉर्डर वाले एरियाज़ पर डेवलपमेंट का काम कर रही है, उसके लिए भी यहाँ पर फंडिंग लाई जा रही है ताकि यहाँ पे जो हम अपना बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, एनर्जी स्कीम्स के ऊपर फोकस किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाओगे वेमेन फ्रेंडली स्कीम्स कई सारी लाई गई हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। 10 लाख रुपए यहाँ पर जो एजुकेशन लोन है वो प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। उसके बाद वही सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। बार ये तो हम वापस से चीज़ें रिपीट ही कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छा यह है हटाएं भैया इसे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेशन पूरा का पूरा बजट का। क्लियर हो गया बजट, आज का न्यूज़पेपर भी समाप्त हो गया, बजट का डिस्कशन भी हो गया। प्रॉपर नोट्स बना लेना मेरे कहने से, अगर आप चाहो तो जो टर्मोलॉजीज आपको समझाई हैं उसके बारे में लिख के रख लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।